Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 9 प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कई टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो आज जो टॉपिक्स रह गए थे उसको कवर करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स क्लास 11 की पढ़ना चाहते हो या अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो, कॉमर्स पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आईसी के अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा सिलेबस ईजिली पढ़ सकते हो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है अप्रेजल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अच्छा, मैंने कुछ बेसिक जो चैप्टर्स की तो बताया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, तो आपको ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, तो अब जो पढ़ना है वो क्या है, अप्रेजल ऑफ प्लानिंग इंडिया। तो देखो इकोनॉमिक प्लानिंग थी क्या, मैंने बताया था ना कि जो गवर्नमेंट होती है भाई, जब गवर्नमेंट बनती है तो 5 ईयर्स के लिए कुछ ना कुछ प्लान करती है ना। जैसे गवर्नमेंट अभी मोदी सरकार बनी है तो अगले 5 साल तक उनकी कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ मकसद है, ताकि देश में हम लोग क्या कर सके, ग्रो कर सके, क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। तो उसी तरह जब हमारा देश 1947 में, कब 1947 में जब हमारा देश बेटा आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो उस टाइम हमारे देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कर थी और उसमें ग्रोथ की बहुत ज़रूरत थी। तो जो पहली बार जो सरकार बनी 1 अप्रैल 1951 को, तो 5 साल के लिए सरकार बनती थी, गवर्नमेंट बनती थी, तो उन्होंने 5 ईयर्स प्लान में कुछ चीज़ें लेके आए। उस तरह हर साल 5 ईयर्स आज तक, मतलब अभी ख़त्म हो गया, उसका नाम नीति आयोग हो गया, अभी हम लोग बात करेंगे। 2017 तक ये 5 ईयर्स प्लान बनते थे। उस 5 ईयर्स में प्लान का जो मेन मकसद होता था बेटा वो ये होता था कि हमें किसी भी तरह अपने देश को ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो जो 5 ईयर्स जो प्लान करे, जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने करी, उसकी क्या क्या अप्रेजल हुए, क्या बेनिफिट मिले, क्या फ़ायदा हुआ, क्या देखने को मिला हमें। ठीक, सबसे पहला बेटा है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नंबर 1 पर पहला पॉइंट है बेटा इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मतलब ये कह रहे हैं कि नेशनल इनकम बढ़ गई। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, पूरे देश की इनकम, लोग कितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरे देश की इनकम। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 2 वक्त का खाना खा ले यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो नेशनल इनकम हमारे देश की कम थी, यानी कि पर कैपिटा इनकम कम थी। पर कैपिटा इनकम मतलब हर इंसान पैसा कम कमाता था, हर इंसान पैसा कम कमाता था। तो जो पहला आपको अप्रेजल देखने को मिला वो मिला इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी कि देश की जो इनकम थी वो बढ़ी। अगर पूरे देश की इनकम 5 करोड़ थी उस टाइम, तो वो 5 करोड़ से 10 करोड़ हुई। ठीक है, अच्छा शुरू में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी, लेकिन जब एलपीजी पॉलिसी आई 1991 में, उसके बाद से 1991 के बाद तेज़ी से नेशनल इनकम हमारी बढ़ने को, ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, तो पहला फ़ायदा क्या हुआ, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आपको बेनिफिट देखने को मिला। नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा एक बात बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए इसका, भाई मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जाके ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक आपको जो नोट्स चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डाल दिया, एक बार फिर से मैं अपडेट कर दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स काफ़ी पीछे चले गए होंगे, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप सर्च करना जाके। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर बेटा कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या है बाबू, कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, समझ रहे हो बच्चा कि नहीं समझ रहे हो? तो कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या है, कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब ये है कि देखो हमारे देश की जो पूरी इनकम आती थी 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, जितनी भी आती थी, मान लेते देश में इनकम 10 करोड़ थी। ठीक है, या 5 करोड़ आती थी, 10 करोड़ आई, बढ़ गई। तो पहले क्या होता था, हमारे देश में जो इनकम आती थी वो नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से आती थी। कहाँ से आती थी बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर यहाँ पे एक नेचुरल रिसोर्सेस, अपने आप ही ज़मीन से पेड़ निकलते हैं, तो एग्रीकल्चर है। तो जो टोटल पैसा आता था, मान लो 10 करोड़, 50 करोड़, जितना भी आता था, उसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो आता था वो एग्रीकल्चर का होता था। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब है जब हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई, 5 ईयर्स प्लान बनाए, तो उसमें जो टोटल पैसा आता था, जो भी नेशनल इनकम आती थी, वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं आती थी, फिर वो टाइम के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी आने लगी। कहाँ से आने लगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, टर्शरी सेक्टर से। यानी कि आप कह सकते हो कि टाइम के साथ आपको नेशनल इनकम बढ़ी तो बढ़ी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ हम लोग इंडस्ट्री से भी आयरन, स्टील, इस तरह के प्रोडक्ट इसके बनाने लगे। टर्शरी सेक्टर हम लोग अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा कर लिया, तो वहाँ से भी
टोटल इनकम हमारी आने लगी, नेशनल इनकम बढ़ गई। ठीक, नंबर 3, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, ग्रोथ देखने को मिली कि इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। मतलब अगर हम लोग प्रोडक्शन पहले इतना करते थे तो प्रोडक्शन हम लोगों ने अपना बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा भाई, पैसा आएगा लोग तो प्रोडक्शन करेंगे ही ना, बढ़ाएंगे ही। एग्रीकल्चर भी क्या देखने को मिला, एक टाइम ऐसा आया बेटा जब ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति। यानी कि एक पीरियड ऐसा आया 1962 से लेके 1970 के बीच में, जहाँ पर क्रॉप्स यानी कि फसल बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम लोग पहले 1 टन प्रोड्यूस करते थे तो 5 टन प्रोड्यूस करने लगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा टाइम जहाँ पर बहुत बेहतरीन क्या होने लगा, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ग्रोथ देखने को मिली। ठीक, आप ये कह सकते हो। तो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि हम लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हुई और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट बनाने लगे, जो कि हम लोग पहले बाहर से मंगाते थे। नंबर 4, चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भैया देखने को चेंज देखने को मिला। क्या चेंज देखने को मिला, पहले जो फार्मर्स थे वो अपना कृषि करते थे और जो भी फसल आती थी, जो भी क्रॉप्स होती थी, उससे अपना खाने पीने का इंतज़ाम करते थे, अपनी लाइफ की जीविका चलाते थे। जीविका मतलब लाइवलीहुड, अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते थे। समझ में आ रही बात। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता तो जब अपनी लाइफ को ऐसे एक्सपेंड कर रहे थे, चलाते थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंज क्या आया, वक्त के साथ फार्मर्स क्या हो गया, मार्केट ओरिएंटेड हो गया। क्या हो गया बेटा, मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि वो अपनी लाइफ तो चला रहा था, साथ ही साथ उससे प्रॉफिट भी कमाने लगा, बेनिफिट कमाने, जो भी कृषि करता था उससे बेनिफिट कमाने के बारे में भी सोचने लगा। ठीक, नंबर 5 पर बेटा, चेंज इन इंडस्ट्रियल सिनेरियो। चेंज इन इंडस्ट्रियल सिनेरियो का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सिनेरियो चेंज हुआ, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली। आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट बनाने लगे। आयरन और स्टील की जो प्रोडक्ट थे हमारे यहाँ वर्ल्ड में फेमस है, तो हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाने लगे। इस तरह की मतलब इंडस्ट्रियल सिनेरियो चेंज हो गया, इंडस्ट्री में भी आपको ग्रोथ देखने को मिली। नंबर 6, इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से देखो। इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग में इंक्रीज हुआ और कैपिटल फॉर्मेशन में हुआ। सेविंग का मतलब क्या हुआ भाई, देखो हमारे देश की जब नेशनल इनकम बढ़ी, यानी कि हर इंसान पैसा ज़्यादा कमाने लगा। जब पैसा ज़्यादा कमाने लगे, समझना बात को, पहले 1000 कमाते थे, अब 10,000 कमाने लगे। जब पैसा ज़्यादा कमाओगे तो जाहिर सी बात है सेव भी करोगे, बचाओगे भी, और जब बचाओगे भी तो उसी से पैसा बनाओगे भी। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पैसों से पैसा बनाना। तो हम लोग सेविंग करने लगे तो सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन करने लगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे को 2 गुना 4 गुना और बढ़ाने लगे। समझ में आ रही बात। 7वां पॉइंट क्या दिखा, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब बच्चा होता है आत्मनिर्भर, मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना। पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट थे जो दूसरी कंट्री से मंगाते थे, आज भी मंगाते हैं, लेकिन ऐसे अधिकतर प्रोडक्ट है जो आज हम लोग खुद बनाते हैं और इंपोर्ट ना करा के एक्सपोर्ट कराते हैं। तो यानी कि सेल्फ रिलायंस आपको देखने को मिला, यानी कि खुद पर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होने लगे। ये आपके अप्रेजल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो जो भी लोड करना है। बाकी नोट्स तो टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। फिर इसके हम लोग आगे देखते हैं और हमें क्या देखना है इस चैप्टर में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। फेलियर्स क्या कहते हैं प्लानिंग इंडिया, जो हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई उसके क्या क्या फेलियर्स थे। ठीक है, तो नंबर 1, इनएडुकेट ग्रोथ रेट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई, 5 ईयर्स प्लान हम लोग बनाते थे, उसके कुछ फेलियर्स थे। क्या फेलियर्स थे भाई, इनएडुकेट ग्रोथ रेट, मतलब जिस स्पीड से ग्रोथ रेट होनी चाहिए। भाई आज़ाद हुए हम लोग को 75 साल से ज़्यादा हो गए, 75 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ रेट होनी चाहिए तो उस तरह से नहीं हुई, और हुई भी जो है वो 1991 के बाद हुई। जब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि क्या एलपीजी था, क्या पॉलिसी थी, सब। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके बाद हुई जो भी हुई, बाकी तो बहुत स्लो रेट थी। ठीक है, तो इनएडुकेट ग्रोथ रेट मतलब जितनी स्पीड से होनी चाहिए उतनी स्पीड से ग्रोथ रेट नहीं हुई। नंबर 2, फेलियर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी। फेलियर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी का मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि पॉवर्टी को
हम लोग कम नहीं कर पाए। मतलब जितना हमें कम करना था, आज भी कितने गरीब हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। देखो क्या लिखा है इसमें, एक बार बुकिश लैंग्वेज में तुमको बताता हूँ इसका मतलब। डिस्पाइट मॉडरेट हाई ग्रोथ रेट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग अंडर माइजरेबल कंडीशन। मतलब आज भी स्टिल माइजरेबल कंडीशन, मतलब इतने लोग हैं जो गरीबी से रह रहे हैं। नॉट एबल टू एन्जॉय मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, जो मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग चाहिए, यानी कि 2 वक्त की रोटी खाना पानी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे लोग न जाने कितने हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, समझ रहे हो। तो पॉवर्टी का लेवल तो ये हम लोग कम नहीं कर पाए। नंबर 3, फेलियर टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं दे पाए। आज तो और लोग देखो बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही। क्यों? कि हमारी कंट्री में इतनी कंपनी नहीं है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। नंबर 4, लार्ज इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है भाई। देखो रिच होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। अब अंबानी जी, अडानी जी, है ना, ये लोग क्या हैं, कितने अमीर हैं, अब हम लोग कितने गरीब हैं। मतलब कुछ तो गैप होना चाहिए ना, इतना सा हो इतना हो, अब इतना गैप है भाई, मैं इतना हाथ छोटा पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो इन मतलब लार्ज इनइक्वालिटीज़, हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 5, इनएफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़, जो रिसोर्सेज है उसका इनएफिशिएंट यूज़ किया है, मतलब सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसको वेस्ट किया, या फिर गवर्नमेंट में क्या होता है सही से उसको यूटिलाइज नहीं करा जाता है, ये सारी चीज़ें। नंबर 6, स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए, हवा पानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एजुकेशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए, उसका रेट क्या है, बहुत स्लो है, जितनी तेज़ी से हो जाए इतनी तेज़ी से नहीं है। और 7वां पॉइंट है हाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। हम लोग क्या करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है नई नोट को छापना। जब बजट से ज़्यादा खर्चा आ जाए तो हमें नई नोट छापनी पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो हम हाई मैग्नीट्यूड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा वहाँ पर क्या करते हैं, छापते हैं, जिससे और मार्केट में महंगाई बढ़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई, 7 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स विच इनहिबिटेड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अच्छा, इसका नोट सही फिर मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन करो, वहाँ से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक। अगला टॉपिक है फैक्टर विच इनहिबिटेड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इनहिबिटेड सक्सेसफुल मतलब पूरी तरह से प्लान सक्सेसफुल नहीं, ऐसा क्या रीज़न है। नंबर 1, अनरियलिस्टिक प्लान्स, मतलब प्लान्स अनरियलिस्टिक थे। अनरियलिस्टिक मतलब इतनी दूर का सोचा हमने, जो मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करते थे। बात वही है कि आप सोच रहे हो कि हम आकाश में चले जाएं, आसमान में चले जाएं, यहाँ देश कब्जा करके गए हैं लोग, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम 5 साल में इंडस्ट्री भी खोल लेंगे, एग्रीकल्चर भी कोई काम कर लेंगे। एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, सब पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न था अनरियलिस्टिक प्लान, जो प्लान जो हमने बनाए थे वो सही नहीं थे। नंबर 2, ओवर एम्बिशियस प्लान। ओवर एम्बिशियस प्लान मतलब भाई अभी तो आप आज़ाद हुए हो, आप सोच रहे हो मिसाइल बना लेंगे, हमारे प्लान 5 साल में उतना ही काम करो जितना पूरा हो सके। ओवर एम्बिशियस मतलब अभी आप 100 में से 10 नंबर लाते हो, और अभी आप सोच रहे हो अगली बार मैं 100 में से 100 ला दूंगा एक ही बार में, वो ओवर एम्बिशियस है, पॉसिबल नहीं। चमत्कार होते हैं लेकिन सबके साथ हमेशा नहीं होगा, ठीक है। ओवर एम्बिशियस प्लान थे। नंबर 3, फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा था। इम्प्लीमेंट समझते हो, जो भी काम आप प्लान बनाए उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। नंबर 4, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी थी भाई। देखो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब आप लोग इसी समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आज भी कितनी सरकार है, अभी इंडिया में सरकार जो बीजेपी की है, लेकिन बहुत से स्टेट जहाँ पर किसी और बीजेपी की ना हो कि किसी और की सरकार है। अब जब वहाँ पर दूसरे की सरकार है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, तो ये दिक्कत है। नंबर 5, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है द इकोनॉमिक एक्सपीरियंस सीरियस शॉर्टेज ऑफ पावर, कोल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, दीज शॉर्टेज समटाइम एज्यूम सीरियस प्रोपोर्शन। तो जब ये सब कोल नहीं है, कोयले की दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, ये सब की वजह से भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए भाई। फिर क्या है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच बहुत वो स्लो है। गवर्नमेंट में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, सबसे डिस्कशन करना पड़ता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत स्लो अप्रोच होती है। और 7वां पॉइंट है बेटा नेचुरल कांस्टेंट। नेचुरल कांस्टेंट का मतलब है कि हमारा देश में ज़्यादातर हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर, वेदर के ऊपर। अगर बारिश नहीं हुई किसी साल या बारिश ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है,
प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि हम लोग भाई जिस तरह से सोचे तो वो चीज़ तो हो नहीं पाएगी। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो ये हो गए आपके फैक्टर विच एनेबल सक्सेस प्लान, यानी कि ऐसा क्या रीज़न थे कि जो हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हमारे प्लान, ठीक। और एक ये पॉइंट हो गया कि फेलियर्स क्या क्या थे हमारे, ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, जो है कि आपका नीति आयोग। क्या है बेटा? नीति आयोग। अभी नीति आयोग क्या है, 2 मिनट लगेगा, बताता हूँ और चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। अभी तभी समझा देता हूँ कि नीति आयोग जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो इसको लेके आए। उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग को ख़त्म किया और सी में क्या लेके आए, नीति आयोग लेके आए। वही काम है घुमा फिरा के, लेकिन ये थोड़ा सा उसको अपग्रेड वर्जन में कर दिया, तो उसको नीति आयोग के नाम से दे दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि नीति आयोग है क्या। हाँ तो बेटा हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, क्या है, नीति आयोग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो हम लोग करते हैं उसका नाम चेंज करके नीति आयोग नाम दे दिया गया, और उसकी जगह पे अब नीति आयोग में क्या होता है कि जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लेकर आए थे ये। उन्होंने क्या किया, नीति आयोग इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हैज़ अ वाइस चेयरमैन एंड CEO, ठीक है। इनकी तरफ से ये चीज़ें लाई गई और ये लोग देखते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पे होगा वो उस चीज़ को मैनेज करेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, CEO जो चेयरमैन होंगे वो होंगे, ठीक है, क्योंकि बदलते रहते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या है, इसका काम क्या है, इट असिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करती है नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करती है इन पॉलिसी मेकिंग, कोई पॉलिसी वगैरह होती है उसे बनाने में, एंड इवेलुएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पॉलिसी बनाती भी है और साथ ही साथ उस पर क्या करती है, इम्प्लीमेंट करने का भी काम करती है। नंबर 2, इट सर्व एज द गवर्नमेंट थिंक टैंक। गवर्नमेंट थिंक टैंक मतलब यहाँ पर क्या है, सोचती है गवर्नमेंट के लिए। नीति आयोग में जो एक्सपर्ट्स हैं भाई, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो एज अ थिंक टैंक काम करते हैं, गवर्नमेंट सोचते हैं। और इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक फेडरलिज्म इन द इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने में, उसमें ग्रोथ करने में, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बहुत सोच समझकर काम करते हैं कि किस तरह हमारे देश में ग्रोथ देखने को मिले। तो ये चीज़ें हैं नीति आयोग की, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, इसके आने के चांसेस रहेंगे 2 नंबर में। और आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमिक पोस्ट लिबरलाइजेशन, और उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। और आपको जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, मैं कोशिश करूंगा 1 दिसंबर से पहले पूरा कंप्लीट करवा दूं। ऑलरेडी 9 चैप्टर हमारे हो गए हैं, और पुरानी बुक से देखो 10 हो गए, बस 5 चैप्टर बचे, वो भी आपको 1 मंथ के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी स्टैट्स भी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, स्टैट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।